टीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 24 डिस्कस करने वाले हैं। यह सेट आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे और यह सेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में आप बने रहिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में, इस सेशन के बारे में आप और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको हर संडे को टेस्ट मिल जाएँगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। विभिन्न एग्ज़ाम के लिए ढेर सारे एग्ज़ाम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। आप एक्सेस कर सकते हैं हर संडे को सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। ठीक है? इसे आप प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। 15 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में पूछता क्या है? तो कहता है 11,000 11,000 को कितना लिखेंगे? 11 पर कै गो जीरो? तो 1000 पे तो कै गो जीरो होता है? 3 गो जीरो, ठीक है। 1100 तो 100 कै गो जीरो? 2 गो जीरो और 11 के योगफल, योगफल को हम लोग क्या कहते हैं? जोड़, यानी कि एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन यही बोला जाता है। कोई दिक्कत? योगफल में से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो? हमें प्राप्त कितना करना है? 10,000। हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 10,000, लेकिन कहता है कि इतना कि योगफल में से हम क्या घटाएँ, मतलब क्या घटाएँ? क्या घटाएँगे? एक्स घटाएँ कि हमें प्राप्त कितना हो? 10,000 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? तो 10,000 प्राप्त हो। यानी कि हमारा इक्वेशन कितना बना? इतना इक्वेशन बन गया। तो 11,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,100 हो जाएगा। 12,100 होगा या नहीं होगा? उसमें फिर से 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12,100 11 माइनस एक्स बराबर 10,000 बराबर 10,000। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़े क्या? हाँ, बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इधर प्लस में 12,111 है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। यानी कि 10,000 में से जब हम 12,111 घटाएँगे, तो क्या होगा? घटेगा तो नहीं, यानी कि 12 में से छोटा घटाएँगे और बड़े वाले का साइन देंगे तो कितना हो जाएगा? 2,111 हो जाएगा। यह माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा? 2,111 यानी कि 2,111 आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी बता दूँ कि अगर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिलेंगे। पहला लिंक होगा आपका ऐप का, ऐप पे जाएँगे तो आपको ढेर सारी पीडीएफ मिल जाएँगे, जो कि प्रीवियस क्लासेस के भी मिल जाएँगे। नीचे में एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा जिसको आप जॉइन कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएँगे, जो कि आपको पीपीटी के माध्यम से कराए जा रहे हैं। इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको जॉइन करना चाहते हैं, तो जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि 33,110 प्राप्त करने के लिए 8,668, 6,888 और 8,868 के योगफल में से क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए? यानी कि कहता है 8,668 प्लस 6,888 प्लस 8,868 के योगफल में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए? तो हम क्या जोड़ेंगे? एक्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ा जाए? तो एक्स जोड़ेंगे। योगफल में क्या जोड़ा जाए कि हमें क्या प्राप्त हो? 33,110 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 33,110 प्राप्त हो। तो जैसे ही आप इस सभी को जोड़ेंगे, तो देखिए 8,668 ऐसे जोड़ लीजिए, इसके बाद 6,888, इसके बाद है 8,868, 8,868 इस सभी को जोड़ेंगे, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2 और 6 6 12 8 20 20 और 2 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 हाथ में 2 8 8 16 6 22 और 2 26 हाथ में 2 तो 8 8 16 6 22 और 2 24 तो 24,000 कितना हो जाएगा? 24,624 प्लस एक्स बराबर कितना चाहिए? 33,110। तो इसमें से जब इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 33,110 में से कितना घटाएँगे? 24,624 घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? घटाने पर यह कितना आएगा? तो घटाइए। इतना में से हमें घटाना कितना है? 33,110 में से हमें घटाना है 24,624 घटाना है। तो जब इसे आप घटाइएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे फिर से क्या होगा? 10 10 में से 6 गया 4,
यहाँ पे 2, 2 में से यानी कि 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 8486 8486 एक्स में से हम क्या घटाए थे? 8486 घटाएँगे तो हमारा आंसर मिलेगा। 8400 कितना? 8486। एक बार फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा-सा हम लोग ऐड को चेक कर लेते हैं। पहला है 8668 प्लस उसके बाद है 6888 इसके बाद है 8868 प्लस क्या जोड़े कि हमें मिले कितना? तो इसका योग 424 24,400 कितना आ रहा है? 24,424 आ रहा है। 24,424 24,000 कितना? 24,424 आ रहा है। तो यहाँ से कितना होगा? तो 24,424 हम माइनस करेंगे कितना में से? तो 33,110 में से माइनस करेंगे तो 8600 आएगा। 8686 कितना आएगा? 8686 आएगा। कितना आएगा? 8686 आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाएँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं और बेझिझक जल्दी बना लेंगे। आपको बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग पे। इसके ज़्यादा कुछ सीटेट के पेपर में इम्पोर्टेंट रोल नहीं निभाते हैं और ख़ास करके अगर जानकारी है तो इम्पोर्टेंट है, नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग है तो आप मैथ में कंटेंट सेक्शन में 15 भी अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ। और आप आज ही सीटेट पेपर का सारे टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर का टॉपिक वाइज कंटेंट वीडियो क्लासेस एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको इस कोर्स में एनरोल करना होगा क्योंकि इस कोर्स में सारे वीडियो आपको 23 नवंबर तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे, हर हाल में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। क्लास में आपको क्या क्या बेनिफिट है इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप इस पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध होंगे, क्लास नोट्स भी उपलब्ध होंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी और 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में एनालिसिस कर सके कि आपका किस चैप्टर में या कौन-सा चैप्टर या कौन-सा सेक्शन वीक है, उसे आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करने के अलावा कोई जानकारी चाहिए, तो आप 9123427285 पे कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको इस इमेज पे दिखाई दे रही थी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉन्टैक्ट करके ही कोर्स में एनरोल कीजिए, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ कि 1 वीक के अंदर यानी कि 1 वीक के अंदर-अंदर आप क्लेम करते हैं कि कंटेंट समझ में नहीं आती है या किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आपको 100% रिफंड पॉलिसी भी उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन अंडर 1 वीक। 1 वीक के बाद आपको क्लासेस के रिफंड नहीं दिया जाएगा, तो 1 वीक के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, अगर कंटेंट समझ में नहीं आते हैं तो। अभी तक जितने भी बच्चे एनरोल किए हैं, उनमें से किसी का भी शिकायत नहीं आया है, क्लेम नहीं किए हैं, यानी कि उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट समझ में आ रही है। हम अपने से बहुत सारे बेस्ट कंटेंट ही पब्लिश करते हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे पूरे बिहार में सबसे बेस्ट कंटेंट और टॉप क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आप एनरोल कर लीजिए, उसके बाद आपको तो पता लग ही जाएगा और ऐसे भी 100% रिफंड पॉलिसी है। तो अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे रैखिक समिति पूछता है, रैखिक समिति नहीं है। यानी कि सिमेट्रिकल लाइन की बात हो रही है। किसका? सिमेट्रिकल लाइन की बात हो रही है। यानी कि सममित रेखाएँ यानी कि सममित रेखाएँ हम 2 प्रकार से खींच सकते हैं, एक हॉरिज़ॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। यह हमारा वर्टिकल लाइन है, क्या है? वर्टिकल लाइन है और यह हमारा हॉरिज़ॉन्टल है, क्या है? हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, ठीक है? यह जानकारी आपको पता ही होगी, हम लाइन को 2 तरीके से सममित कर सकते हैं, 2 तरीके से सममित ले रेखाएँ खींच सकते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल लाइन हम 2 तरीके से खींच सकते हैं, एक है हॉरिज़ॉन्टल दूसरा है वर्टिकल, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कहता है कि किस में रैखिक समिति नहीं है, नहीं वाले को आपको पहचानना है। तो देखिए बी एक बड़ा-सा नंबर इस टाइप का, इसको आप काटिएगा तो देखिए ऊपर भी सेम दिख रहा है, नीचे भी सेम दिख रहा है ना? इसमें तो रैखिक समिति खींची जा रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा है, तो नहीं तो ये तो ऑप्शन में बी में हम क्या कर रहे हैं, समित राइट खींच ले रहे हैं ना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। कहता है एक्स, एक्स को तो ऐसे काटिएगा तो देखिए सीमित रेखाएँ खिंचा जा रही है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, वर्टिकली भी खिंचा जा रही है, यानी कि एक्स भी आपका गलत ऑप्शन है। एस देखिए, टी में देखिए, एस से देखने से पहले आप टी देख लीजिए, टी को बीचों-बीच काटेंगे तो इस टाइप का आपका सममित रेखाएँ खिंचाएगा या नहीं खिंचाएगा? हाँ, बिल्कुल खिंचाएगा, वर्टिकली जब खिंचा जाएगा तो ये भी तो आपका गलत है ना, लेकिन एक एस ऐसा नंबर है जो जिसमें सममित रेखाएँ खींची नहीं जा सकती, सममित रेखाएँ खींची नहीं जा सकती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा जा रहा है, यानी कि जिसमें सममित रेखाएँ सिमेट्रिकल लाइन नहीं खींची जा सकती है, वहीं आपको आंसर चुनना था। यानी कि एस में सिमेट्रिकल लाइन नहीं खींची जा सकती है, जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर एस ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। यानी कि चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा इसमें देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है और आपको सबसे पहले करना क्या है। कहता है कि इतना और इतना में कितने चौथाई? इतना और इतना में कितने चौथाई? चौथाई की बात की जा रही है। तो चौथाई का तो सीधा-सा मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि 1/4 होता है। कितना होता है? तो चौथाई का सीधा-सा मतलब होता है 1/4। तो इतना-इतना योगफल के कितना चौथाई? यही आपसे ना पूछ रहा है। तो 9.3/4 9.3/4 3.1/2 इसे जब आप सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 गुना 4 प्लस 3 प्लस नीचे में 2 3 गुना 2 प्लस 1 आगे चले क्या? हाँ, आगे चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 9 चौका 36 और 3 37/4 प्लस 6 और 1 7/2 यहाँ से एलसीएम देखेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा और 1 को 37 से गुना करेंगे यानी कि 37 होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। प्लस जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, तो 37 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, 51/4। अब कहता है कि इसमें कितने चौथाई? यानी कि 51/4 को आपको 1/4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो 51/4 रहेगा और नीचे से जब भाग में होता है तो ऊपर में गुना में बदलता है और यह 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। कितना होगा? 51 होगा। क्या होगा? 51 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो देखिए इसमें 51 आपका कौन-सा है? 51 कोई ऑप्शन है? तो नहीं है, तो थोड़ा-सा आप क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप चेक कर लीजिए, क्या सभी कुछ सही है? अगर सही है तो ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही तरीका यही है। तो देखिए 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 37/4, 37/4 तो है ही। 3 दूना 6 और 1 7, 7/2, 7/2 कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम 4 आएगा 37 से कम 37 और इधर 7 दूना 14, 14 और 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 37 जोड़ेंगे, 14 और 37 जोड़िए, 14 और 37, 14 और 37 जब जोड़ेंगे तो 51 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 51/4 हुआ। जब इसका चौथाई कह रहा है कितने चौथाई है, यानी कि 51 चौथाई है। कितने चौथाई हैं? 51 चौथाई है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 51 ही होगा। इस क्वेश्चन में 53 की जगह पे आपका 51 होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है? या आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा क्योंकि 51 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन में इसी टाइप के आंसर आप टैली कर सकते हैं। साथ में जब इसका फाइनल आंसर की आया होगा तो उसमें सभी बच्चों को पूरा में पूरा नंबर मिला होगा। यानी कि जब सीटेट के पेपर में कोई ऑप्शन गलत होता है, चारों में चारों ऑप्शन गलत होते हैं, तो वह क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को सही दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में निम्नलिखित में से कितने अंश का कोण अनुरेखित करती है? कितने अंश का कोण अनुरेखित करती है? इसके लिए आपको थोड़ा-सा नोट पॉइंट बनाकर अपने कॉपी में 2-4 लाइन लिख लेना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, क्या घड़ी आपका ऐसा ही होता है या नहीं होता है? घड़ी आपका ऐसा होता है या नहीं होता है? तो आप कहेंगे सर एकदम आप घड़ी ही बना दिए, यानी कि ऊपर में 12 नीचे में 3 और इधर में 6 और इधर 9 कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में होता है 1, इसके बीच में होता है 2, इसके बीच में होता है 4 और इसके बीच में होता है 5, 7 और 8 इधर होगा 10 और इधर 11, 12 कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब आपको करना क्या है कि मिनट वाली सुई को देखना है। तो घड़ी में कितने सुई होते हैं? तो आप कहेंगे सर घड़ी में 3 सुई होते हैं। क्या? घड़ी में 3 सुई होते हैं। घड़ी में 3 सुई होते हैं। घड़ी में कितने सुई होते हैं? 3 सुई होते हैं। 3 सुई होते हैं तो 3 सुई कौन-कौन होते हैं? और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं, वह मैं आपको नोट करा देना चाहता हूँ। तो इसे नोट कर लीजिए। क्या है और कैसे है ताकि आपको भी पता हो सके। तो घड़ी में 3 सुई होते हैं, यानी कि 3 हैंड होते हैं, तो हैंड कौन-कौन सा होता है? मैं आपको बता दूँ तो फर्स्ट होता है आवर हैंड, फर्स्ट क्या होता है? आवर हैंड
यानी कि घंटे वाली सुई। थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी आपके रीज़निंग सेक्शन में। अगर आप किसी एग्ज़ाम में रीज़निंग की तैयारी कर रहे होंगे, तो रीज़निंग में भी क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप के कॉन्सेप्ट की काफ़ी हेल्पफुल मदद मिलेगी, ठीक है? पहला आवर हैंड होता है जिसको घंटे वाली सुई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घंटे वाली सुई। दूसरा होता है हमारा मिनट हैंड, क्या होता है? मिनट हैंड और तीसरा होता है हमारा सेकंड हैंड। कोई दिक्कत? मिनट वाली को क्या बोलते हैं? मिनट वाली सुई और सेकंड वाली को सेकंड वाली सुई बोलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। तो आपको यह बताना है कि घंटे वाली सुई एक चक्र पूरा, एक चक्र यानी कि एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगाती है? एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगाती है? तो आप कहेंगे सर जो घंटे वाली सुई है ना इसको 1 राउंड कंप्लीट करने में 1 राउंड कंप्लीट करने में पूरा 12 घंटा। कितना घंटा लगता है? तब 12 घंटा लगता है। जबकि आप कहेंगे सर मिनट वाली सुई को 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 60 मिनट। कितना लगता है? 60 मिनट लगता है। और सेकंड को 1 मिनट लगता है। सेकंड वाली सुई को 1 मिनट टाइम कोई दिक्कत नहीं। तो 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो इसके द्वारा 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। मिनट वाली सुई के द्वारा 60 मिनट में ही 360 डिग्री का कोण बन रहा है, जबकि सेकंड वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में ही 360 डिग्री का कोण बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना है? बिल्कुल नहीं है। तो आगे बढ़े क्या? अब बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे, यहीं से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। थोड़ा-सा आगे हम लोग बढ़ते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा-सा ध्यान से और इसे नोट पॉइंट बनाकर आप लिख लेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे कहता है कि जब 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 12 घंटा में कितना? 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 1 घंटा में कितना डिग्री? तो 360 बट्टा कितना करेंगे? 12 कोई दिक्कत? तो 1 घंटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 तियाई 36 12 तियाई 36 यानी कि 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? 30 डिग्री का अतः क्या हम कह सकते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री? कह सकते हैं क्या? तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिनट में कितना डिग्री? तो 30/60 डिग्री यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री? तो 1 मिनट में आप कहेंगे सर 1 मिनट में अब हमारा आ गया ये 1/2 डिग्री यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में कभी भी पूछे कि यहाँ पे मिनट वाली सुई पूछ रही है ना, तो अगर आपसे पूछ लेता कि घड़ी में घंटे वाली सुई 45 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 45 का अधिया कितना होता है? साढ़े 22 डिग्री का, साढ़े 22 डिग्री का कोई दिक्कत? या घंटे वाली सुई के द्वारा बनेगा, ठीक है? तो अभी हम लोग घंटे वाली सुई के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम चलते हैं मिनट वाली सुई के लिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के सामने पूरा डाटा इंक्लूडेड डाला गया है, यानी कि कहता है कि 60 मिनट में 360 डिग्री का बनता है। 60 मिनट में कितना डिग्री का? तो 60 मिनट में 360 डिग्री का, कितना डिग्री का? तो 360 डिग्री का। यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री का? 360 बटा कितना? 60 कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में यहाँ से कैंसल आउट होगा तो 6 डिग्री, कोई दिक्कत? 1 मिनट में कितना डिग्री? तो 6 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या? मिनट वाली सुई ही पूछ रहा है और मिनट वाली सुई 45 मिनट में पूछता है कि क्या होगा? 45 मिनट में क्या होगा? 6 गुना 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, 270 होगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा और इधर जो सेकंड वाली सुई है, उसके बारे में भी आप जानकारी थोड़ा-सा प्राप्त कर लीजिए। ताकि आपको जब क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पूछे क्लॉक के सेक्शन में, तो आप बना पाएँ, ठीक है? ताकि तो थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर ही चुके हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि 1 मिनट में ही जो सेकंड वाली सुई है, वह कितना डिग्री का? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यानी कि 60 सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड यानी कि 60 सेकंड में 360 डिग्री। यानी कि 1 सेकंड में अगर कोई बात करे तो 1 सेकंड में क्या करेगा? तो 360 बट्टा 60 यानी कि 1 सेकंड में ही कितना डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाती है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आप नोट ये करेंगे कि 1 मिनट में घड़ी में घंटे वाली सुई के द्वारा आधा डिग्री का कोण बनाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि घड़ी में मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि घड़ी में सेकंड वाली सुई के द्वारा 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट कराए गए हैं, वह सभी कॉन्सेप्ट को आप नोट पॉइंट बनाकर लिख लिए होंगे और जब भी आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल बेझिझक सही आंसर देंगे। उम्मीद कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि फर्श पर क्या? कुल लाल और हरे बिंदु बनाए गए हैं। फर्श पर 2 टाइप के बिंदु किए गए हैं। क्या? फर्श है, मान लीजिए यह हमारा क्या है? फर्श है और फर्श पर 2 तरह के कलर किए गए हैं। फर्स्ट है रेड और दूसरा है ब्लू। तो यह रेड है, इसके अलावा ब्लू भी कलर किए गए हैं। ब्लू भी डॉट लगाए गए हैं। क्या? ब्लू भी डॉट लगाए गए हैं। यानी कि रेड के बाद ब्लू भी लगाए गए हैं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। ब्लू भी डॉट लगाए गए हैं, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए यह हमारा ब्लू और रेड सभी का फर्श पे क्या हो गया? बिंदु बनाए गए हैं, लिंक बन गया। कोई दिक्कत? लाल बिंदु हरे बिंदु से बड़े हैं। लाल बिंदु हरे बिंदु से बड़े हैं। हरे बिंदु से क्या है? बड़े हैं। यानी कि लाल वाला अभी और बड़ा होगा। अभी तो दोनों समान है, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़े तो कहता है कि लाल वाला जो बिंदु है ना, वह जो हरा वाला बिंदु है उससे बड़ा-बड़ा है। बड़ा वाला है। बड़ा-बड़ा है, तो चलिए हम बड़ा-बड़ा भी बना देते हैं। यहाँ हमारा क्या हो गया? बड़ा-बड़ा रेड हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं। अभी तक हम जितना क्वेश्चन पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम फिगर को, डायग्राम को बना लिए ताकि जब भी क्वेश्चन में जो भी डाटा पूछे ना, तो हम एक बार फिगर देखें और हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। तो आप भी इसी टाइप से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपना फिगर ड्रॉ करते रहेंगे ताकि सीटेट के पेपर में दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ना हो और सही एक बार में ही आप अच्छे नंबर से पास हो जाएँ। बड़े हैं, श्वेता और कांता फर्श पर घेरे फेंकती है। क्या? घेरे फेंकती है। घेरे के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 5 अंक मिलते हैं। यानी कि रेड पॉइंट आने पर 5 अंक मिलते हैं। कितना? तो 5 अंक यानी कि 5 नंबर मिलते हैं। दूसरा कहता है कि हरा आने पर कितना? हरा आने पर यानी कि जो ब्लू रंग का है, हरा आने पर, हरा पॉइंट आने पर कितना नंबर मिलता है? तो 1 नंबर मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर मिलता है। जिसके पास अधिक अंक आएँगे वह विजेता होगा। जिसके पास श्वेता और कांता के पास जिसके पास अधिक अंक आएँगे वह क्या होगा? विजेता होगा यानी कि खेल का विनर होगा। श्वेता के घेरे में 5 अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि श्वेता क्या है? श्वेता श्वेता SWETA भी लिख सकते हैं। श्वेता के पास कितना आता है डाटा? तो 5 गो रेड कलर है, 5 रेड कलर है और 7 हरा। तो 7 गो हरा पॉइंट है, 7 गो हरा पॉइंट, तो 1 हरा पॉइंट के बदले में 1 अंक, तो 7 हरा पॉइंट के लिए 7 अंक, कोई दिक्कत? रेड हमारा 12 वाला है और रेड के लिए कितना आया है? तो 5 गो रेड आया है। यानी कि 5 रेड पॉइंट आया है, 5 रेड पॉइंट आया है, तो रेड पॉइंट के लिए कितना मिलता है? 5 अंक मिलता है। तो 5 गुना कितना करेंगे? 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 और दोनों को आप जोड़ेंगे तब ना योग पता लगेगा, तो जोड़ दीजिए। 25 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और 7 जोड़ेंगे तो 32। यानी कि श्वेता को कितने अंक मिले? श्वेता को कितने अंक मिले? तो 32 अंक मिले हैं। और कांता, एक कांता नाम की भी लड़की है और कांता को क्या मिलता है? कांता नाम की एक लड़की है, कांता के घेरे में 4 रंग, 4 लाल रंग, 4 लाल रंग, 4 क्या? रेड कलर का पॉइंट मिलता है। रेड कलर का कितना पॉइंट? तो 4 यानी कि 4 गुना 5 यानी कि 20। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 20 और 12 हारा, 12 12 क्या? हारा, 12 हारा। तो 12 हारा के लिए क्या है? हारा के लिए यानी कि ब्लू कलर है। हरा के लिए क्या है? ब्लू कलर है यानी कि हरा के लिए आपको 1 पॉइंट दिए जाते हैं। हरा के लिए कितना पॉइंट? 1 पॉइंट दिया जाता है। यानी कि 1 12 गुना क्या कर देंगे यहाँ पे? 12 गुना 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 25 साथ जोड़ेंगे तो 32 और इधर भी जोड़ेंगे तो 32, यानी कि दोनों को अंक क्या है? बराबर है। दोनों अंक क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे कहता है ऑप्शन नंबर 1 में कि कहता है कि कांता क्या है? कांता क्योंकि उसे श्वेता से ज़्यादा अंक मिले हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों तो बराबर है, तो ज़्यादा कम की बात तो होगी ही नहीं। अब यहाँ पे कहता है श्वेता क्योंकि उसे कांता से ज़्यादा अंक मिला, ज़्यादा कम की बात होगी ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में जब भी ज़्यादा और कम की बात होगी तो वह ऑप्शन गलत होगा क्योंकि दोनों को 32-32 अंक ही मिले हैं, तो ज़्यादा कम कैसे होगा? दोनों बराबर होगा। तीसरा नंबर में कहता है कि विजेता घोषित नहीं करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कैसे जानकारी उपलब्ध नहीं है भाई? विजेता तो हम घोषित कर नहीं सकते, लेकिन ये तो ज़रूर कह सकते हैं, यह तो ज़रूर कह सकते हैं कि खेल ड्रॉ हो जाएगा या खेल का क्या होगा? दोनों समान अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि दोनों विजेता होगा या दोनों में से कोई विजेता नहीं होगा। तो यह खेल की जानकारी उपलब्ध नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते क्योंकि जानकारी तो हमें उपलब्ध है ही, डाटा उपलब्ध है। चौथा नंबर ऑप्शन में कहता है कि खेल ड्रॉ हो गया, यानी कि खेल ड्रॉ हो गया क्योंकि दोनों ने समान अंक प्राप्त किए, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा क्योंकि दोनों ने समान अंक प्राप्त किए। दोनों ने क्या किए? दोनों ने समाप्त किए, समान अंक प्राप्त किए, यानी कि इक्वल नंबर प्राप्त किए। तो जब इक्वल नंबर होगा तो हम कैसे किसी को हार और किसी को जीत घोषित कर सकते हैं? नहीं ना। तो जब हम घोषित नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गेम को ड्रॉ कर देंगे, गेम को पूरा पुनः आयोजित करा कर के हम क्या करेंगे? गेम का रिज़ल्ट प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग इसका बिल्कुल सही आंसर गेम ड्रॉ हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि 12 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। निम्न प्रकार से लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे? 12 मिलियन को क्या लिखेंगे? 12 मिलियन को हम क्या लिखेंगे? इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे? 12 मिलियन को हम लिखेंगे क्या? आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना, वो भी किस चीज़ में? इंडियन नंबर सिस्टम, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में जब आप 12 मिलियन को लिखेंगे तो क्या होगा? यह जानकारी आपसे पूछता है। तब 12 मिलियन, मिलियन बराबर कितना होता है? सबसे पहले आप ये बताइए कि बिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 मिलियन बराबर क्या होता है? इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग इसे बता सकते हैं। इसे हम लोग बता सकते हैं। तो 12 मिलियन, मिलियन को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 12 मिलियन है, 12 मिलियन है, यानी कि आप लोग देखिए अभी यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं ना, तो यूट्यूब पे बहुत सारा डाटा चलता है, 12 मिलियन, 13 मिलियन, 22 मिलियन, 25 मिलियन, यानी कि एम लिखा रहता है। मिलियन को एम से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? 1 करोड़, 1.2 करोड़, 1.2 सीआर भी लिख सकते हैं, 1.2 सीआर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 1.2 सीआर लिख सकते हैं। तो आपको 2 सीआर यानी कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, क्योंकि 12 मिलियन बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 करोड़। यहाँ पे 100 मिलियन होता तो क्या हो जाता? 10 करोड़ हो जाता। 100 बिलियन होता तो क्या हो जाता? 100 मिलियन होता तो 10 करोड़ हो जाता। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 1 करोड़ 20 लाख। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, बढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन-सा असत्य है, यानी कि हमें गलत की पहचान करनी है। अभाज्य संख्याएँ अपरिमित रूप से अनेक है। अभाज्य संख्याएँ अपरिमित रूप से अनेक है। हाँ, बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या का कंडीशन क्या है? अभाज्य संख्या हम उसी संख्या को कह सकते हैं जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। एक फैक्टर वह 1 हो और दूसरा फैक्टर वह खुद नंबर हो, इटसेल्फ हो। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आगे बढ़े क्या? 2 फैक्टर होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड का सबसे इम्पोर्टेंट और रोल यही है कि कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िए। तो अनेक है, इसका भी देखिए 2 का भी 2 फैक्टर है, 3 का भी 2 फैक्टर है, 5 का भी है, 7 का भी है, इसके बाद 11 का भी है, 13 का भी है। अभाज्य संख्या कभी खत्म हो ही नहीं सकता, यानी कि अनेक है, यह स्टेटमेंट सही है, तो हमें असत्य पहचान करना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। सभी अभाज्य संख्याएँ विषम संख्याएँ होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएँ विषम संख्या होती है क्या? ऐसा तो नहीं है। देखिए 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है, क्या है? इवेन नंबर है, क्या है? इवेन नंबर है, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट असत्य की पहचान करनी थी, तो हमारा असत्य यही है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कोई आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका असत्य यही हो जाएगा। पता है एक बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है जब उसकी देखिए समबहुभुज यानी कि समबहुभुज सम मिस क्या होता है? सम मिस बराबर होता है। सम मिस क्या होता है? बराबर होता है और बराबर का मतलब होता है इक्वल। बराबर का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। कोई दिक्कत? सम
का मतलब बराबर और बराबर का मतलब इक्वल होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इक्वल होता है ना? हाँ, इक्वल होता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे ही इक्वल हो गया यानी कि भुज, भुज का मतलब क्या होता है? साइड, भुज का मतलब क्या होता है? जी वर्ग में क्या चलता है? भुजा चलता है ना, तो भुज का मतलब हम लोग साइड बोलते हैं। साइड यानी कि किनारा, क्या बोलते हैं? किनारा। क्या बोलते हैं? किनारा, किनारा। कोई दिक्कत? नहीं, नहीं ना? तो चलिए यहाँ पे कहता है कि समबाहुभुज यानी कि बहु का मतलब बहुत सारा, अनेक, बहुत सारा भुजा। कहता है कि बराबर, बहुत सारी अनेक भुजाओं द्वारा बराबर भुजाओं द्वारा बना हुआ, घिरा हुआ आकृति क्या कहलाएगा? समबाहुभुज कहलाएगा ना? तो एक बहुभुज को समबाहुभुज कब कहा जाएगा? तो बहुभुज, सम का मतलब बराबर और जब जैसे ही किनारा बराबर हो जाएगा तो उसका कोण भी बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि जिसका कोण भी बराबर हो, जिसका कोण भी बराबर हो और साइड भी बराबर हो, तभी हम क्या कह सकते हैं? वह समबाहुभुज है, यानी कि इक्वल साइडेड है। कोई दिक्कत? नहीं ना? तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। कोण भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल और साइड दोनों इक्वल होगा तभी वह क्या होगा? समबाहुभुज कहलाएगा। तो कहता है ऑप्शन नंबर 1 में कि सभी भुजाएँ बराबर हो। हाँ, भुजाएँ तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन आगे चलिए। सभी कोण बराबर हो, हाँ, कोण भी बराबर होना चाहिए। आमने-सामने की भुजाएँ बराबर हो, जैसे ही आमने-सामने की बात होती है तो यह समानांतर की बात होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1, 2 तो सही थे, लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर 4 पढ़े कि सभी भुजाएँ और सभी कोण बराबर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही उठा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। ऐसे भी कंडीशन क्या है? तो सभी भुजाएँ बराबर होगी तो उसका कोण भी बराबर हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि एक बोतल के 1/3 भाग में दूध है। एगो बोतल है। क्या है? एक बोतल है। यह एक बोतल है और इसके 1/3 भाग में 1/3 भाग में क्या है? दूध है। 1/3 भाग में दूध है यानी कि क्या है? कुछ इसका भाग खाली है। इसका कुछ भाग क्या है? खाली है। 1/3 भाग में ही क्या है? 1/3 भाग में ही क्या है? दूध है। इसमें रखा हुआ है क्या है? दूध रखा हुआ है। बोतल को पूरा भरने के लिए 50 एमएल पैकेट दूध की आवश्यकता है। यानी कि जो 3 भाग में 1 भाग बाकी है ना, इसको भरने के लिए हमें कितना चाहिए? 50 एमएल दूध चाहिए। 50 एमएल दूध की आवश्यकता है तो बोतल की धारिता क्या है? तो 1 कम है, कितना? 1/3 1/3 भाग में दूध है, यानी कि 2 भाग बाकी है। कितना भाग बाकी है? तो 2 भाग बाकी है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 भाग के लिए 500 एमएल की आवश्यकता है। 2 भाग के लिए 500 एमएल की आवश्यकता है, तो 1 भाग के लिए कितना एमएल? तो 500/2 यानी कि 250 250 एमएल दूध की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें भाग कितने हैं? तो 3 भाग है ना, तो 3 भाग में कितना करेंगे? 25 250 में 3 से गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना तो 750 एमएल आएगा। कितना आएगा? 750 एमएल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आगे बढ़े क्या? हाँ, बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक लड़की का नाम है जिसका नाम रिचा है। क्या नाम है? रिचा नाम है और रिचा ने 16:45 बजे अपनी यात्रा शुरू की। एक यात्रा शुरू करती है, वह कहीं से कहीं जा रही है और टाइमिंग है, स्टार्टिंग टाइम क्या है? स्टार्टिंग टाइम है 16:45 यात्रा शुरू करती है और 23:10 पे समाप्त करती है, यानी कि एंड टाइम क्या है? 23:10 है। यात्रा पूरा करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? आपको टोटल टाइम निकालना है। यानी कि हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा? घटाना होगा। यात्रा कितने बजे स्टार्ट हुआ और कितने बजे समाप्त हुआ था, कि जितने बजे समाप्त हुआ उतना में से जितने बजे स्टार्ट हुआ था उतना घटा लेंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसे घटाने के लिए आपको देखिए, आप कहेंगे सर 10 मिनट में से 45 मिनट कैसे घटेगा? तो अगर आप पिछली हमारी सारी सेशन देखे होंगे, तो आपको मैं बहुत सारी बार मैं बता चुका हूँ कि घंटा 1 घंटा हम लोग क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 23 घंटा 10 मिनट को लिख सकते हैं कि 22 घंटा 70 मिनट लिख सकते हैं, यानी कि 16 घंटा 45 मिनट अब तो घटा ही सकते हैं, तो 70 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70 में से 45 जाएगा तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और 22 में से 16 जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा, तो 6 घंटा 25 मिनट, 6 घंटा 25 मिनट आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कैसे मैंने घटाया यह तो जानकारी आपको मिल ही चुकी होगी। 1 घंटा हासिल लिया तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, तो मिनट 10 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा था ही पहले से ही।
तो 10 में स द 60 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 70 मिनट हो गया, तो 70 मिनट यानी कि 22 घंटा 70 मिनट हो गया, यानी कि 23 घंटा 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 22 घंटा 70 मिनट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। और उसमें से हमें घटाना कितना है? 16 बजकर 45 मिनट घटाना है, यानी कि 16 घंटा 45 मिनट घटाना है, तो दोनों को घटाने के बाद कितना आएगा? तो 6 घंटा 25 मिनट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाज़ार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। मूल्य सूची निम्नलिखित है, जैसे कि इधर वस्तु का नाम दिया गया है, इधर मात्रा दिया गया है कि कितना केजी लेने के लिए कितना रुपया लिया जा रहा है। तो 2 केजी अगर आप आलू लेते हैं तो ₹60, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ? ₹30 हुआ। तो इससे हमको मतलब नहीं है, आगे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालेंगे। प्याज कहता है 1 केजी ₹35 केजी है, टमाटर 1 केजी ₹40 है, मिर्चा 50 ग्राम के लिए ₹10 लेता है, गाजर 250 ग्राम के लिए ₹25 लेता है, नींबू 2 नग के लिए ₹10 लेता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो एक तप्पन नाम की एक लड़की है, तप्पन नाम की एक गर्ल्स है, क्या है नाम है? तप्पन नाम है, क्या नाम है? तप्पन है। इसने 1 केजी आलू लिया, क्या लिया? 1 केजी आलू। आलू लेता है कितना? 1 केजी। आलू 1 केजी लेता है, बाद में देखेंगे। 1/2 केजी प्याज लेता है, 1/2 केजी प्याज। प्याज लेता है कितना? 1/2 केजी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। टमाटर लेता है 1/2 केजी, यानी कि टमाटर भी खरीदता है तप्पन। क्या है? तप्पन नाम है। क्या है नाम है? तप्पन। हाफ केजी। आधा केजी टमाटर भी खरीदता है। 250 ग्राम गाजर खरीदता है। 250 ग्राम गाजर भी खरीदता है। क्या खरीदता है? 250 ग्राम गाजर भी खरीदता है। 10 ग्राम मिर्च खरीदता है, 10 ग्राम मिर्च खरीदता है, 10 ग्राम मिर्च खरीदता है और 4 नींबू खरीदा। नींबू कितना? नींबू भी खरीदता है कितना? तो 4 गो नींबू खरीदता है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। तो कहता है कि उसने दुकानदार को, तपन नाम का जो लड़का है ना, यह 500 का नोट दुकानदार को दिया। 500 का नोट क्या दिया? दुकानदार को दिया, तो उसने कितना वापस आया मिलेगा? तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? यह व्यक्ति जो तपन नाम का लड़का है, यह कितने का सामान लिया, यह आपको कैलकुलेट करना होगा ना। टोटल यह सामान कितने का लिया है? यह सामान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आलू का दाम देखना होगा, तो 2 केजी आलू का दाम कितना है? ₹60, तो 1 केजी आलू का दाम कितना होगा? 1 केजी आलू का दाम आपका हो जाएगा कितना? ₹30 हो जाएगा, तो 1 केजी का दाम ₹30, ₹30 कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम आरएस लिख देते हैं ₹30, ठीक है? आगे चलते हैं। प्याज का दाम ₹35 है। आधा केजी प्याज लिया, यानी कि 35/2 कितना? ₹17.5 सॉरी ₹17 कोई दिक्कत नहीं, ₹17.5 टमाटर लेता है आधा केजी, जबकि इसमें टमाटर का दाम कितना? 1 केजी टमाटर का दाम ₹40, तो आधा केजी टमाटर का दाम ₹20, कोई दिक्कत नहीं। तो ₹20 टमाटर का हो गया। गाजर 250 ग्राम, और 250 ग्राम गाजर का दाम कितना है? ₹25। कितना है? ₹25। आगे कहता है मिर्चा 10 ग्राम है, और मिर्चा 10 ग्राम का दाम कितना है? मिर्चा 10 ग्राम का दाम कितना है? तो 50 ग्राम का दाम है ₹10। 50 ग्राम का दाम कितना है? ₹10। तो 10 ग्राम का कितना दाम होगा? 10 ग्राम का कितना दाम होगा? तो ₹2 ₹10 10 ग्राम का कितना रुपया? तो ₹2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे चले क्या? हाँ, चल सकते हैं। 2 नींबू का दाम है, 2 नींबू का दाम ₹10, तो 4 नींबू का दाम कितना? ₹20। 4 नींबू का दाम कितना? तो ₹20। अब सभी को जोड़ दीजिए, यह कितना लिया? कितना का सामान खरीदा है? इसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 जोड़िए। 30 जोड़िए, ₹17 50 पैसा जोड़िए, ₹17 50 पैसा जोड़िएगा तो ₹47 50 पैसा हो जाएगा। ₹20 जोड़िए टमाटर वाला, तो यह हो जाएगा ₹67 पा 50 पैसा। इसके बाद ₹25 आप जोड़ दीजिए गाजर का, तो ₹25 गाजर का जोड़िएगा तो ₹92 50 पैसा हो जाएगा, और मिर्चा का ₹2 जोड़ दीजिएगा तो ₹94 50 पैसा हो जाएगा, और नींबू का ₹20 जोड़ दीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा? 100 कितना होगा? ₹114 50 पैसा। यह टोटल जो सामान लिया, इसका कॉस्ट कितना पड़ा? इसका कॉस्ट पड़ा खरीदारी जो कितना का किया? तो ₹114 50 पैसा का खरीदारी किया, लेकिन दुकानदार को दिया है ₹500। इसमें से कितना वापस करेगा? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो 114 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 114 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ₹385 50 पैसा, ₹385 50 पैसा। देखिए कौन-सा आपका ऑप्शन है, कौन-सा आपका ऑप्शन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पे कहता है कि उसने दुकानदार को ₹500 का नोट दिया, तो उसे कितना वापस मिलेगा, यही कहा जा रहा है। तो हमारा खर्च दोनों कितना हुआ?
हमारा खर्च हुआ ₹114.50, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर होगा ₹385.50 होगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि मिलान चिन्हों का प्रयोग निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? मिलान चिन्हों का, यानी कि मिलान चिन्हों को प्रयोग निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँगे और यह क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू में दिया जाता है और यह क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूँगा कि किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आपको ऑब्ज़र्व करना है। यह पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो एक पैटर्न का क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मिसिंग नंबर क्या है? तो कोई बात नहीं, चैप्टर का नाम कोई भी हो, मिसिंग नंबर हो, नंबर सीरीज़ हो या पैटर्न। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है और सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 26, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर 25 तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत होगा ना? अब देखिए, यहाँ पे तो 5 गुना 25 तो दिया नहीं है, 5 गुना 25 दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना इस टाइप का। इसे चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 5 का 25 करेंगे, 5 का 25 अब 25 25 कितना हो जाएगा? 25 25 कितना हो जाएगा? तो 125 कोई दिक्कत? तो क्या 125 ऑप्शन में है? हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है 125। तो आपका सही कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिल्कुल सही है और आगे बढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्योंकि इसी टाइप से आपको नंबर को ऑब्ज़र्व करना होगा। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर होगा तो होगा क्या, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि बताइए कि नीचे दी गई तालिकाओं में एक जंगल में हर वर्ष खरगोश में होने वाली बढ़ोतरी को दिखाया गया है। आरंभ में 10 है, 1 वर्ष में 18 हो गए, 2 वर्ष में 32 हो गए और 3 वर्ष में 58 हो गए और 4 वर्ष में 108 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आरंभ जब हुआ तो 10 ही था, दू जब प 1 साल बीता तो कितना बढ़ोतरी हुआ था? 8 का बढ़ोतरी हो गया। दूसरा साल गया तो दूसरा साल में कितना का बढ़ोतरी हो गया? 14 का बढ़ोतरी हो गया, कितना? तो 14 प्लस हो गया। तीसरा साल में गया तो 16 का बढ़ोतरी हो गया, कितना? 16 यहाँ पे 20 छौ 26 का बढ़ोतरी हो गया, कितना? 26 का बढ़ोतरी हो गया। जब ते चौथा साल में गया तो चौथा साल में गया तो कितना का बढ़ोतरी हो गया? चौथा साल में गया तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 50 यानी कि 50 का वृद्धि हो गया, 50 का कोई दिक्कत नहीं, 50 का बढ़ोतरी हुआ। तो हर वर्ष के बाद खरगोशों की संख्या पिछले वर्ष की संख्या के दुगुने से कुछ अधिक थी। पता है कि पिछले वर्ष की संख्या से दुगुने से कुछ अधिक थी। यानी कि 10 दूना 20 दुगुना यानी कि 20 तो है नहीं, तो क्या है? 18 ही है ना, 18 दूना 36 कुछ कम है। लेकिन यहाँ पे कहता है क्या है? कुछ अधिक की वजह से गलत है आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। पिछले वर्ष की पिछले वर्ष की संख्या से 8 अधिक थी, पिछले वर्ष की संख्या से 8 अधिक थी। यहाँ पे देखिए, अब कहता है कि पिछले वर्ष की संख्या से 8 अधिक थी। 8 देखिए, 8 तो फर्स्ट वर्ष में अधिक है, दूसरे वर्ष में 14 अधिक है, तीसरे वर्ष में 26 अधिक है और चौथे वर्ष में 50 अधिक है। तो 8 अधिक सिर्फ़ कहने से मतलब नहीं है। यहाँ पे कहता है 8, 14, 26, 50 अधिक है या 8 से अधिक है या 8 से ज़्यादा है, तो हम क्या कहते? ये ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे कहता है 8 ही अधिक है, 8 अधिक है। ऐसे कैसे संभव है? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। पिछले वर्ष की संख्या से दुगुनी थी। पिछले वर्ष की संख्या से दुगुनी, दुगुनी तो है नहीं, 10 दूना 20 है क्या? 18 दूना 36 है क्या? नहीं, 32 है। तो आपका दुगुना भी नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कहता है कि चौथा नंबर ऑप्शन में है कि पिछले वर्ष की खरगोश की संख्या के दुगुने से कुछ कम है। तो देखिए 10 दूना 20 यानी कि कुछ कम है। 20 होना चाहिए, दुगुना यानी कि 20 होना चाहिए लेकिन 18 ही है, कुछ कम है। 18 दूना 36, 36 होना चाहिए लेकिन 26 ही यानी कि कुछ कम है। 26 दूना 64 होना चाहिए लेकिन 58 ही है यानी कि कुछ कम है। 58 दूना 116 होना चाहिए लेकिन 108 ही है यानी कि क्या है? कुछ कम है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्यों सही है? कैसे सही है? ये जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे, वह सभी क्वेश्चन सीटेट के पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे और इसी टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस को जॉइन करना, बेसिक मैथ की क्लासेस को जॉइन करना, तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बता देना चाहता हूँ।
इस कोर्स में जितने भी वीडियो उपलब्ध कराए जाएँगे, वो सभी 23 नवंबर तक आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिए जाएँगे और इस वीडियो को आप जितनी भी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका एग्ज़ाम है 21 जनवरी 2024 को और 21 जनवरी 2024 आने में अभी कुछ समय है। उससे पहले मैं आपको सारे कंटेंट सेक्शन के सारे टॉपिक वाइज़ वीडियो उपलब्ध करा दूँगा, सेशन उपलब्ध करा दूँगा, आप उसे जितनी बार चाहे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको 10 टेस्ट मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी कोर्स में एनरोल करने पे ही आपके साथ एक्सेस हो जाएँगे। इसके अलावा क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा और किसी तरह की कोई समस्या हो तो यहाँ पे नंबर, ईमेल दिख रहे हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ कि 1 वीक के अंदर ही अंदर अगर आप क्लेम ऐसा करते हैं कि हमें कंटेंट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको क्लासेस समझ नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको 1 वीक के अंदर 100% रिफंड भी करा देंगे। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन यही है कि आपको 1 वीक के अंदर-अंदर क्लेम करना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा हमसे और जैसे ही कॉन्टैक्ट होगी 1 वीक के अंदर-अंदर हम आपको रिफंड भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं और 100% रिफंड पूरे बिहार में एकमात्र प्लेटफ़ॉर्म डेविएस टिच द्वारा ये गारंटी दी जाती है कि 100% रिफंड पॉलिसी अंडर 1 वीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। कोर्स का फ़ी यहाँ पे कुछ ₹387 अभी दिख रही है, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन पे जाएँगे तो आपको 10 से 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कोर्स में अभी एनरोल कर लीजिए, काफ़ी बेस्ट ऑफर भी चल रहे हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ में को बेस्ट कंटेंट के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ता हूँ, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।